नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। समाधान आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर हर बार उपस्थित होता है। आपके मेल हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं। पहले मेल प्राप्त हुआ करते थे समस्याओं से जुड़े हुए, अब मेल प्राप्त हो रहे हैं कुछ जिज्ञासाओं से भी जुड़े हुए। आप अपने हर प्रकार के प्रश्न हम तक अवश्य पहुंचाते रहें, क्योंकि ये मंच हम बार बार यही कहते आए हैं और कहते रहेंगे, आपका है, ये हमारा परिवार है। और जिस प्रकार परिवार में बैठ कर के ही हम किसी बात की चर्चा करते हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, इस परिवार में भी हम सब मिल बैठ कर के हर समस्या का समाधान करेंगे। और समाधान तक ले चलने के लिए आप जानते हैं हमेशा हमारे साथ रहते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, अब जो प्रश्नों के प्रकार हैं कुछ जिज्ञासाओं से भी जुड़े हुए हैं। कईयों के मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, धर्म को लेकर, आध्यात्म को लेकर के, ब्रह्मा कुमारी को लेकर के, तो वो भी प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। कुछ ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए जो भाई बहनें हैं उनके भी प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। हाँ, पहले तो मैं समस्याओं के बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा जी। और इसके बहुत गुड रिजल्ट। कल ही मुझे एक बहुत सुंदर इसका न्यूज़ मिली कि जो व्यक्ति हर बात को बहुत लाइटली लेता है, जी। सहज भाव से, उसकी समस्याएं भी सहज खत्म हो जाती हैं। तो हमें ये एक सिद्धांत याद रखना चाहिए, जब हम बहुत सरल चित्त हैं तो हमारी समस्याएं भी सरल हो जाती हैं। अगर हम हर बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, हर बात को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, हर बात को एक समस्या का रूप दे देते हैं, तो बात जटिल हो जाती है। वास्तव में किसी मनुष्य की आदत होती है हर बात को समस्या बना देना। समस्या होती नहीं है। तो सभी हमारे दर्शक इस बात पर भी ध्यान दें कि जीवन में सारे दिन में अभी 24 घंटे हैं, अनेक बातें हैं। हम किसी बात को समस्या न बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, रात को सो ही रहे हैं, एक व्यक्ति को खर्राटे आ रहे हैं, दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या कि अरे भाई, सारा दिन तो हारे थके आए, सारा दिन काम किया, अब यहाँ सोने आए थे, यहाँ भी वही समस्या, तो वो परेशान हो रहा, नींद खराब हो रही, बाकी भी नींद छूट गई सोच सोच के। अब देखिए, मेरा अनुभव, हम भी 5 लोग एक साथ रहते थे, तो एक को खर्राटे आते थे, अब रोज ही आते हैं उसका, और कभी कभी रात को अचानक नींद खुलती थी, उसको जोर से खर्राटे आए तो नींद खुल गई। तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता था। मैं सोचता था एक बहुत स्वीट सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा है और मुझे इसको एंजॉय करना है, और मैं सो जाता था। तो देखिए, कुछ लोग दुखी हो जाते थे। तो हम हर बात को समस्या बनने न दें, बहुत लाइटली जीवन में लें। एक अनुभव अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। कुछ समय पहले ही मुझे किसी ने फ़ोन किया कि हम दोनों पति पत्नी, दोनों के बीच में बहुत मनमुटाव रहता है। बहन ने फ़ोन किया, उसकी पत्नी ने। मैंने कहा, तो तुम झुकने को तैयार हो, आपके घर में शांति हो जाए, आप दोनों के बीच में हार्मनी हो जाए, बिल्कुल स्वीट रिलेशनशिप हो जाए, तुम कुछ करने को झुकने को तैयार हो? तो उसने कहा, मैं तो बिल्कुल झुकने को तैयार हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि देखो, जब एक व्यक्ति झुक जाता है तो दूसरा व्यक्ति भी झुकने की सोचता है, और एक व्यक्ति तना खड़ा है ईगो में, तो दूसरे व्यक्ति के ईगो को वो बढ़ावा दे देता है। तो उसने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल झुकने को तैयार हूँ, आज तक मैं ही नहीं झुकती थी। उन्होंने कहा, वो एक बोलते थे तो मैं 2 कहती थी, तो फिर वो भी 2 की 4 कहते थे। इस तरह झगड़ा बढ़ता जाता था। तो मैंने उनको ये एक सुंदर सी बात सिखाई कि आप झुकना सीखो, और जरा हर बात में रिएक्ट न करना, अपने ईगो को जरा डाउन करो। इसको अच्छी तरह समझ में आ गई बात कि इन समस्याओं की जिम्मेदार मैं हूँ। मनुष्य क्या करता है कि अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी दूसरों पर थोपता रहता है। ये नहीं बदलते, ये ऐसा बोलते हैं, इनमें ईगो बहुत है, ये मुझे सदैव कमेंट्स करते रहते हैं, मेरी किसी बात को सुनते नहीं, मुझे सम्मान नहीं देते। तो जब तक इस तरह के कमेंट्स, इस तरह की कंप्लेंट्स दूसरों के बारे में मनुष्य के मन में रहती है, तब तक शांति नहीं हो सकती। तो मैंने उनको जरा कन्विंस किया कि उसे न देखकर तुम ये सोचो, मैं अपनी ओर से अच्छा क्या कर सकती हूँ अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए। आखिर पति पत्नी उन्हें जीवन भर साथ रहना है। उनके हर व्यवहार का प्रभाव उनके बच्चों पर जाता है, तो लड़ते लड़ते तो जीवन गुजारना किसी भी तरह समझदारी नहीं होगी।
तो हर मनुष्य को सोचना चाहिए कि वो अपने संबंधों को सुधारने में अपनी ओर से अच्छा क्या कर सकता है। तो जो बातें मैंने इसको कही वो इसने स्वीकार कर ली और अपने को चेंज करना प्रारंभ किया। और एक सुंदर सी प्रैक्टिस मैंने सवेरे के लिए बताई थी कि 7 बार याद करना। जैसे आँख खुले, देखिए हम भगवान के बच्चे, फिर से स्पष्ट कर दूं, वो सर्वशक्तिवान है तो हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। जब हम ये संकल्प करते हैं मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, दूसरा हम जो इसमें स्पिरिचुअल वर्ड यूज करते हैं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, तो जब हम ये संकल्प करते हैं तो हमारी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो मैंने उसे कहा उठते ही 7 बार आप संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और उसके बाद अपने पति को आत्मा देखना, चमकती हुई मणि, और संकल्प करना ये आत्मा मेरी पूर्ण सहयोगी है, वो मुझे बहुत स्नेह देते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसा 7 दिन तक करना और सचमुच बहुत जल्दी परिवर्तन हो गया। 10-12 दिन में उसका फ़ोन आया कि मुझे सवेरे ये करने में भी आनंद आ गया, और क्योंकि मेरा ईगो समाप्त हो गया, मैंने उसको रियलाइज कर लिया, तो उनका भी ईगो समाप्त हो गया और 10-12 दिन में ही हमारे संबंधों में एक बड़ा बदलाव आ मतलब गया। बात कितनी सहज और कितनी छोटी सी होती है, लेकिन यदि हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो बात बहुत विकराल रूप ले लेती है, समस्या का रूप ले लेती है और हमारे लिए हमेशा ही परेशानी का सबब बन के रहती है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही ब्रता जी, अनेक लोग इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे आपने कहा, और साथ ही वो झुकने की जो बात है, सचमुच आज कलयुग के परिवेश में चूँकि पुरुष और स्त्री दोनों ही जॉब कर रहे हैं, दोनों ही अच्छे पदों पे होते हैं, तो एक इगोइस्टिक नेचर का हो जाना बहुत लाजमी है। इसीलिए झुकना एक बहुत सुंदर एक कला है या कह लें वैल्यूज़ है। और एक 4 लाइनें मुझे याद आ रही थी ब्रता जी, किसी ने कहा है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो इसलिए हम झुक करके चलें और सरलता भी जीवन में अपनाएं तो समस्याओं वाली कोई बात बस नहीं एक रहेगी। छोटी सी बात याद रख लें कि जो झुके वही महान है, जी, जो अकड़ा रहे वो महान नहीं, जो झुके वही बुद्धिमान है, जो झुके वही समझदार है, जो झुके वही महान है। बिल्कुल, वो जो पेड़ अकड़ा रहता है वो तूफानों में उखड़ जाता है कहते हैं, और जो झुक जाता है वो सर्वाइव कर जाता है। और जीवा भी तो भ्राता जी नहीं बिल्कुल ही नम्र है, इसीलिए हमारी जन्म से रहती है और मृत्यु तक हमारे साथ चलती है, और लेकिन इसमें दांत हड्डी नहीं है, हड्डी नहीं है, और नहीं तो दांत ये भी चूंकि कड़क हो जाती। दांत चूंकि अकड़े रहते हैं, कड़े हैं, इसलिए वो बाद में आते हैं। टूटते रहते हैं और नहीं। आजकल जल्दी जा रहे हैं तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि बिल्कुल, व्यक्ति का अहम उसके दांतों के जल्दी विदाई का कारण बन रहा दोनों हो। अकड़े हो गए ना, मन भी अकड़ा हुआ, दांत भी अकड़े हो जी गए। जी जी भ्राता जी, मेल्स जो हमारे पास आए हैं मैं अब आपको उस ओर ले चलता हूँ। भ्राता जी, जो पहला मेल हमारे पास आया है ये आया है ज्ञानपुर यूपी से। कृपा शंकर तिवारी जी लिख रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं बहुत पहले से ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में सुनता रहा हूँ, लेकिन वहाँ इसलिए नहीं जाता था क्योंकि इसके ब्रह्मा कुमारी नाम से लगता था कि ये शायद महिलाओं के लिए ही है। अब पता चला है कि यहाँ पुरुष भी जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ब्रह्मा कुमारी नाम से मेरी ही तरह बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता होगा। इसके लिए यदि आप कुछ करें तो पुरुष भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके विद्यालय में जुड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सजेशन है और तिवारी जी को मैं कहूँगा कि ठीक कहा उन्होंने। जी, बहुत सारे लोग ऐसे ही बोर्ड पढ़कर सोचते हैं कि भाई ये तो महिलाओं की संस्था है, लेकिन जब वो यदा कदा देख लेते हैं कि पुरुष भी आ जा रहे हैं, छोटे भी आ जा रहे हैं, बड़े भी आ जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी से उन्हें न्यूज़ मिल जाता है कि ये सब के लिए है, तो वास्तव में हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक एजुकेशनल सेंटर है, जहाँ पर मनुष्य को स्पिरिचुअल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, पॉजिटिव थिंकिंग की एजुकेशन, समस्याओं के समाधान की एजुकेशन, टोटल लाइफ की एजुकेशन, हम इसे कहें आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ गुड लिविंग दी जाती है। तो सभी के लिए ये खुला हुआ है, परंतु क्योंकि इसके जो संस्थापक थे जिन्होंने शरीर छोड़ दिया 69 में, उन्होंने मात्र शक्ति के महत्व को समझा था और ये रियलाइज किया था कि मात्र शक्ति सारे संसार का कल्याण कर सकती है। मात्र शक्ति में चेंज, उन्हें शिव शक्ति बना दिया जाए, उन्हें प्योर बना दिया जाए, तो उनके द्वारा जग का कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने
नारी जाति को बड़ा महत्व दिया और उसको ही प्रायोरिटी देने के लिए नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। लेकिन कहीं कहीं जब ऐसी समस्या आती है तो नीचे हम बोर्ड पे अवश्य लिखा देते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सबके लिए ये ओपन है, और बिल्कुल स्पष्ट संदेश मिल जाता है कि सभी मनुष्य चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, हिंदू धर्म में भिन्न भिन्न जो संप्रदाय हैं उनमें से किसी के भी हों, सबका यहाँ वेलकम है और सबके लिए समान एजुकेशन यहाँ है। तो तिवारी जी इस बात को अब समझ ही गए हैं, उनका भी काम है अपने साथियों को ये बात समझाना और ये कन्फ्यूजन दूर करना। बहुत सुंदर भ्राता जी, मैं अगले मेल की ओर आ रहा हूँ। ये मेल हमारे पास आया है मऊ से और एसएल सिन्हा जी लिखते हैं कि मैं 61 वर्ष का हूँ और अब रिटायर हो चुका हूँ। जब मैं कार्य करता था तब मैं बहुत एक्टिव रहता था, लेकिन अब चूँकि मैं फ्री हो गया हूँ इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता हूँ और मेरे बच्चे भी मुझसे अलग रहते हैं। तो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं क्या करूँ? हाँ, ये समस्या भी अनेक रिटायर्ड लोगों की होती है, जी। क्योंकि मेंटली वो बहुत अब काम नहीं रहा है उन्हें। पहले तो बहुत एक्टिव थे, कुछ ना कुछ काम उनके पास रहता था, इसलिए उनकी जो क्रिएटिव पावर है वो यूज होती रहती थी। जी। तो सिन्हा जी के साथ भी यही हुआ है। बहुत लोग रिटायर होने के बाद सचमुच टायर हो जाते हैं और कई लोगों का ऐसा भी होता है कि वो 8-10 घंटे घर से बाहर रहते थे तो एक नया माहौल उनके सामने रहता था, नई चैलेंजेस रहती थी, नए लोग उन्हें मिलते थे, कहीं वो कुछ करते थे, कहीं दूसरे कुछ करते थे। इस तरह वो बहुत क्रिएटिव रहते थे, एक्टिव रहते थे। लेकिन हो ये गया कि अब उन्हें घर में रहना है, अब उन्हीं लोगों के साथ रहना है रोज। अब वहाँ घर में कोई उनको पूछता ना हो, जैसा सिन्हा जी के साथ है। बच्चे अपनी पढ़ाइयों में मस्त हों, पोतरे जो भी होंगे, तो ऐसे में मनुष्य बोर होने लगता है। तो और इनकी इसमें कंडीशन में ये है भ्राता जी कि बच्चे अलग रहते हैं। हाँ, बच्चे अलग रहते हैं तो बिल्कुल ये तो अकेले हो अकेले गए ही हो होंगे गए दोनों, हैं। तो बोरियत इनको होना बिल्कुल नेचुरल सी बात है। जी। लेकिन फिर भी देखिए, मनुष्य को रिटायर्ड लाइफ में अपने को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाख होंगे जो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। तो मैं उन्हें कुछ सजेस्ट कर देता हूं और उनका जीवन बहुत सुखद हो जाता है और वो बिल्कुल बोर्ड नहीं होते, बल्कि उनकी बहुत ज़्यादा उन्नति होती है, वो और क्रिएटिव और एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं उन्हें कह देता हूँ हमारे यहाँ बहुत अच्छा सत्साहित्य है जिनको हम अव्यक्त ईश्वरीय महावाक्य कहते हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए रोज एक, उनके मुख्य पॉइंट्स लिखिए, उन पर चिंतन लिखिए अपना। तो ये फिलोसॉफिकल चिंतन, ये स्पिरिचुअल चिंतन मनुष्य को बहुत एनर्जी देता है। इसमें वो 1 घंटा लगाने लगे रोज। तो एक रेगुलर हमारे पास ये जो अव्यक्त महावाक्य हैं, इसकी हजारों चीज़ें हैं हमारे पास, तो उनके लंबा समय इसमें निकल जाता है। फिर जब इनका चिंतन होता है तो चिंतन निगेटिव खत्म हो जाता है और पॉजिटिव चिंतन में इनका मन चलने लगता है, उससे भी जीवन में बहुत आनंद रहने लगता है। और देखिए, जब मनुष्य खुश रहता है तो उसका जो मन का बूढ़ापन है वो भी खत्म हो जाता है, वो अपने को बहुत एनर्जेटिक, बहुत एक्टिव फील करने लगता है। तो मैं इनको कहूँगा कि आप भी थोड़ा राजयोग सीख लें और राजयोग सीखकर अब एक लाइफ इन्होंने पूर्ण कर ली है। वो लाइफ सिन्हा जी ने देख ली है, उसमें उतार चढ़ाव, चैलेंजेस, अपनों का व्यवहार और परायों का व्यवहार सब अनुभव में आ गया है। लेकिन अब जरा स्पिरिचुअल लाइफ को देखें और जो अकेलापन फील होता है तो उसको समाप्त करने के लिए ये जो हमारा राजयोग मेडिटेशन है, ये वास्तव में एक बहुत ही कारगर उपाय है। क्योंकि इसमें जब हम परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ते हैं तो हमें उसके मिलन का एहसास होता है और हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ है। तो उसकी थोड़ी सी भी उपस्थिति लंबे समय तक हमारे मन को आनंदित कर देती है। मान लो किसी ने 15 मिनट बहुत अच्छा योग अभ्यास किया तो आई एम श्योर के 2-3 घंटे उसके आनंद में बीतेंगे इससे। और दूसरी चीज़ ये कि वो भगवान से अपना कोई नाता जोड़ लें,
उसे खुदा दोस्त बना लें, अपना परम मित्र बना लें, उससे उस तरह से बात करने लगे, क्योंकि मनुष्य किससे बात करता है तो फ्रेश हो जाता है। जी, वैसे भी अकेला कहते होता हैं कि है तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे कोई ना कोई चाहिए चाहिए, वो शेयर अकेला करने तो के रह नहीं लिए। सकता। वो टीवी भी कब तक देखेगा, और हम्म। टीवी में हर समाचार, हर बात तो इतनी इंटरेस्टिंग आती नहीं, मनुष्य की मन भावन नहीं होती है, तो कई लोग वही वही चीज़ बार बार देख के बोर भी हो जाते हैं, उनको वो पसंद नहीं आता। तो अगर भगवान से बातें करनी सीख लें तो इसमें उन्हें बहुत सुखद फीलिंग होने लगेगी। फिर तीसरा फील्ड हमारे यहाँ एक लोगों को ऐसा मिल जाता है, ईश्वरीय सेवा, जिसमें दूसरों को ज्ञान देना, भगवान से मिलने का मार्ग बताना, कुछ यज्ञ सेवा में समय बिताना, तो मज़े से 5-7 घंटे खुशी खुशी में बीत जाते हैं। सिन्हा जी को मैं यही कहूँगा कि वो भी अभी स्पिरिचुअल मार्ग अपना लें। अब 60 साल पूरे कर लिए हैं, लंबी आयु देख ली, तो अब स्पिरिचुअल जो लाइफ है इसका आनंद लें, और उनकी ये जो अब स्पिरिचुअल लाइफ होगी ये दूसरों के काम आएगी, संसार के काम आएगी। तो दूसरों की जो श्रेष्ठ दुआएं, गुड फीलिंग्स, दूसरों की ओर से खुशी और लव के जो वाइब्रेशंस इनको आएंगे, इससे इनका अकेलापन दूर हो जाएगा, ये बहुत क्रिएटिव भी हो जाएंगे और एक्टिव भी हो और जाएंगे। वैसे भी हमारे यहाँ कहा ही जाता रहा है भ्राता जी कि 4 आश्रम व्यवस्था रही है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। अब शायद सिन्हा जी भी वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर ही गए हैं, तो इन्हें जैसे आपने कहा कि अब ईश्वरीय साहित्यों के, सुंदर साहित्यों के अध्ययन में, चिंतन में और साथ ही समाज की सेवा में यदि अपना वक्त लगाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को एंजॉय करेंगे। मुझे लगता है भ्राता जी कई बार कि हम बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, हमने जिन बच्चों के लिए कुछ किया है, अपने परिवार के लिए कुछ किया है, रिश्तेदारों के लिए कुछ किया है, तो अब इस उम्र में आने के बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने इनके लिए इतना कुछ किया है तो अब वो हमारे लिए करें। तो कई बार ये कहीं ना कहीं उनके अकेलेपन का और दुख का कारण बन जाता है। लेकिन क्या होता है कि उनके बच्चे, मान लो एक 40 साल का हो गया, एक 35 साल का है, अब उनके पास अपनी नौकरियां हैं या काम धंधे, उनका अपना उनके बच्चे परिवार हैं, है। तो उनको उनकी केयर करनी है। जी। अभी वो समझते भी हैं कि हमें अपने माँ बाप की भी केयर तो करनी चाहिए, पर कहीं कहीं ये पॉसिबल नहीं होता। उनकी अपनी भी जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, उनके अपने शरीर में भी कोई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ऐसे समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा उनके पास जाए, उनका हाल चाल पूछे, उन्हें उनसे मदद लेने नहीं, उन्हें मदद देने के लिए, उनसे अपना मन बहलाने के लिए नहीं, उनका मन बहलाने के लिए। तो पोतरे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, वो पास आएंगे, और इससे एक लवफुल फीलिंग्स रिलेशनशिप्स में बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। और इसे भी जैसे आपने कहा भ्राता जी कि एक सेकेंड इनिंग के तौर पे लें, जैसे टेस्ट मैच में 2 इनिंग होते हैं, एक इनिंग उन्होंने पूरी कर ली, अब सेकेंड इनिंग भी बहुत अच्छी तरह से खेलें और साथ ही कुछ लक्ष्य अच्छा सुंदर बना लें, चाहे वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ हो, चाहे अन्य कोई लक्ष्य हो, ध्येय हो यदि एक अच्छा, तो निश्चित रूप से ये भी बिल्कुल। एंजॉय करेंगे अपने अपनी लाइफ जीवन को। को मान लो, सोच लेंगे मुझे 15 साल और जीना है, तो अपनी दिनचर्या की एक सुंदर प्लानिंग करें। हमारे पास समझो 16 घंटे रहते हैं रोज, तो 16 घंटे में भाई इतना हम मनोरंजन में बिताएंगे, इतना समय हम लोगों से मिले जुलेंगे, घूमने के बहुत जगह होती हैं, सीनियर सिटीजन्स बहुत मिलते हैं, उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसा कर लें कि हम उनको अपनी अच्छी बातें शेयर करें, उनकी प्रॉब्लम्स को लाइट करें, क्योंकि जितना मनुष्य बड़ा हो जाता है उसकी प्रॉब्लम भी बड़ी हो जाती हैं। और जब वो बिल्कुल रिटायर हो जाता है तो कभी कभी वो सोच सोच कर ही अनेक चीज़ों को प्रॉब्लम बना लेता है। तो आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे, अपनी अच्छी बातें एक दूसरे से सीखेंगे, तो एक सेवा भी होती रहेगी और इनका समय बहुत अच्छा व्यतीत हो कई जाएगा। लोगों के बारे में मैंने भ्राता जी पढ़ा है जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद ही बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो देश के हैं चाहे विदेश के। कईयों ने स्टडी शुरू कर दी, कईयों ने कोई कोर्स करना शुरू कर दिया, तो ये नहीं सोचा कि अब हमारी लाइफ पूरी हो गई, अब जस्ट इसे हमें बिताना है, ये नहीं, लेकिन इसे और अच्छी तरह से जीना है, समाज को और कुछ देना है। यही किया ना कि जिस लेवल पर, जिस ढसरे पर जीवन चल रहा था, भाई सवेरे 10 बजे ऑफिस चले जाना, फिर वहाँ से शाम को 5-6 बजे आ जाना, तो वो सोचता है मनुष्य के इसी तरह से हम अपनी दिनचर्या को आगे व्यतीत करें। नहीं, अब एक चेंज हो गई है, तो इस चेंज को स्वीकार करके एक नई दिशा में अपने जीवन को मोड़ें। उसी दिशा में चलाते रहने से आनंद नहीं आएगा, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन उसकी दिशा चेंज करें, चिंतन की दिशा को चेंज करें, व्यवहार
की दिशा को चेंज करें। अब एक्सपेक्टेशंस न रख के देने वाले बन जाएं, तो देखो जीवन में कितना आनंद आता है। बिल्कुल। भ्राता जी, ये मेल हमारे पास आया है। कटक से बनोज दास जी लिख रहे हैं कि भ्राता जी, लौकिक और अलौकिक जीवन में बैलेंस कैसे रखें? जब लौकिक कार्य व्यवहार में आते हैं तो उसका बहुत विस्तार हो जाता है, और जब अध्यात्म का चिंतन अध्ययन करते हैं तो जी करता है कि बस यही करते रहें। ऐसे में सांसारिक जीवन व आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाना कठिन लगने लगता है। कृपया बताएं कि इन दोनों के बीच हम कैसे संतुलन बना करके चलें? दास जी का प्रश्न बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि कुछ मनुष्यों की ऐसी नेचर होती है कि जिस तरफ लग गए उधर फुल्ली लग गए, जी। बाकी चीज़ें कुछ ख्याल नहीं। हालांकि लोग इसे अच्छा मानते हैं, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे। तो ये है अच्छी बात, लेकिन अब जब इस व्यक्ति ने स्पिरिचुअल मार्ग अपना लिया है, जी। तो कहीं कहीं इसको ऐसा भी लगता है, जैसा इन्होंने कहा कि स्पिरिचुअली अगर हम आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर ये लौकिकली ये सब पीछे छूटने लगता है। जी। तो एक तरफ डीप में जाने का संस्कार हो गया है, इसलिए इन्हें बैलेंस की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। इसमें ऐसा कर लें, देखिए पहले तो ये भी 7-8 बजे सो के उठते होंगे, अब 4 बजे उठते हैं, तो 4 बजे से 8 बजे तक का मॉर्निंग जो 4 आवर्स हैं, इनको स्पिरिचुअली यूज करें। ऐसा मान लें, ऐसा अपने को कन्विंस कर दें कि ये 4 घंटे मेरे लिए हैं, और ये 4 घंटे बहुत बड़ा समय होता है। उसमें राजयोग मेडिटेशन का सुंदर अभ्यास, और उसमें बहुत अच्छा चिंतन, कर्म योग, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण। तो जैसे 4 घंटे रोज अपने को चार्ज करने लगे। अगर कोई मनुष्य जो स्पिरिचुअल यात्रा पर आगे बढ़ता है ऐसा करता है, तो क्या होगा, उसका चित्त आनंद, शांति और खुशी से बहुत भरा होगा। और जब वो कर्म क्षेत्र पर जाएगा तो पहले 2-3 घंटे कम से कम उसी गुड फीलिंग में उसके व्यतीत होंगे। वो कर्म को भी एंजॉय करेगा, जिम्मेदारियों को भी लाइटली लेगा, और उसको टेंशन भी नहीं होगी। इसके बाद अब मान लो उसके पास 5 घंटे और बचे हैं अपने ऑफिस वर्क के लिए, या 10 घंटे और बचे हैं, उसका बिजनेस है वो रात तक चलाना है, तो इसमें उसको 2-4 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो बहुत लाइटली कर्म करना, कर्म फुल जिम्मेदारी से करना, कर्म फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ करना, फुल कमिटमेंट के साथ करना, लेकिन बहुत लाइट भी रहना, जैसे कर्म हमें बांध न रहा हो। हम कर्म कर रहे हैं लेकिन उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये सेकंड चीज़ कि हर कर्म को एंजॉय करें। काम में कुछ कठिनाई भी आएंगी, कहीं कोई चीज़ टेंशन देने वाली बन जाएगी, कहीं कोई गलती भी हो सकती है, कहीं कोई व्यवहार में भी कटुता आ सकती है, लेकिन इन बातों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करते चलें। ऐसा ना हो एक बात की छाया दूसरी पर, दूसरी की इम्प्रेशन तीसरे पर, और इस तरह शाम को जब हम घर लौटें तो बिल्कुल खाली, जो सवेरे हमने अपने को चार्ज किया था वो भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, और टेंशन लेके भारी मन से हम घर आ रहे हैं। बहुतों के साथ ये हो जाता है। इसके लिए बहुत लाइटली काम करना, और एक छोटी सी प्रैक्टिस बीच बीच में कर देना। ये जरूरी नहीं ये प्रैक्टिस हमें लगातार करनी है, पर हर घंटे में एक बार कर लें, मैं आत्मा यहाँ बैठकर इन हाथों से अपनी मन बुद्धि से कार्य कर रही हूँ। इसमें 1 मिनट लगा दें, तो 1 मिनट में हम अपने को चार्ज फील करेंगे, और जो कर्मों का बंधन, कर्मों का प्रभाव, या जो इन्होंने कहा बैलेंस नहीं रहता, वो रहने लगेगा, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। दूसरी चीज़, हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एक चीज़ बहुत अच्छी प्रैक्टिस में लाते हैं, जिसको हम सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, सेल्फ एस्टीम कहते हैं, स्वमान कहते हैं। तो एक दिन के लिए स्वमान की कोई एक पॉइंट ये कर्म क्षेत्र के लिए ले जाएं। और मान लो ये बहुत व्यस्त भी हैं, वो कंप्यूटर इंजीनियर है, उसे सॉफ्टवेयर बनाने हैं, उसको 10 घंटे कंप्यूटर के साथ काम करना है, तो वो 10 घंटे में 20 बार कम से कम उस स्वमान को याद कर लें। जैसे एक सिंपल स्वमान की बात हम करते ही आए हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ, या मैं विजयी रतन हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या मैं पूजनीय हूँ। ये सब जो हमारे स्वमान हैं, 7 दिन के लिए 7 ले लें। एक को लेकर 10 घंटे अगर काम करना तो 1 घंटे में 2 बार इसे याद करेंगे, तो इसका प्रभाव कर्म पर रहेगा, कर्म लाइटली पूर्ण होगा। क्योंकि हम ये देख सकते हैं सूक्ष्म गति, अगर मन में उलझन बहुत है,
मन बहुत निगेटिव है तो हमारे मन से निगेटिव एनर्जी का फ्लो होगा, कर्मों को वो पूरी तरह प्रभावित करेगा, कर्म बिगड़ते रहेंगे। मान लो एक मैकेनिक है और वो मोटर बाइंडिंग का काम कर रहा है, मोटर जल गया है, उसको रिबाइंडिंग करनी है। अब उसका मन बहुत परेशान है, वो घर से टेंशन में आया है, अब वो उसे चेक कर रहा, खोला तो फॉल्ट उसकी समझ में ही नहीं आएगा। जो काम वो 1 घंटे में कर सकता था उसको 2-3 घंटे लग जाएंगे और इससे उसका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाएगा। मालिक कहेगा इससे तो काम ही नहीं होता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति बहुत पीसफुल है, बहुत प्रसन्न है, तो जैसे ही वो जली हुई मोटर उसके सामने आएगी तुरंत फॉल्ट पकड़ में आएगा और फटाफट वो उसे ठीक कर देगा। मालिक भी खुश होगा और इसको भी अपनी एक्सपर्टनेस पे बहुत खुशी होगी। मन की स्थिति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे कार्यों पर। कर्म पर इतना गहरा पड़ता है, इसी बात को लोग कम जान रहे हैं इस दुनिया में। इसलिए अपने कर्मों को सफल करने के लिए, अपने कर्मों को एंजॉय करने से पहले मनुष्य को अपनी मानसिक स्थिति को बहुत हैप्पी, बहुत पीसफुल, बहुत एक्सटेटिक, आनंदकारी बना देना चाहिए। तो इस तरह अगर करेंगे तो लौकिक और अलौकिक का बैलेंस हो जाएगा। मनुष्य वैसे ही यदि चिड़चिड़ेपन से या देर से उठता है, शुरुआत ही यदि उसकी आपाधापी से होती है, तो कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में जा करके उसे परेशानियां सामना करनी पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा असफल भी रहता है। बिल्कुल, बहुतों के साथ यही हो रहा है कि जब वो सवेरे उठते हैं तो उठते ही कोई निगेटिव विचार मन में है, कोई टेंशन उनके सामने खड़ी है, कोई प्रॉब्लम उनको फेस कर रही है, मुंह बाए खड़ी है जैसे, तो उठते ही उनका मूड ऑफ हो जाता है जी। और पास्ट डे का अगर बहुत गहरा इफेक्ट हो कि समस्या से लड़ते लड़ते वो सोया हो तो उठते ही वही उसको होगा, तो ये बहुत ही बुरी चीज है। उठते ही मनुष्य को बहुत फ्रेश होना चाहिए। जैसी फीलिंग्स, जैसा मूड, जैसी मनोस्थिति सवेरे हमारी होगी, सारा दिन हमारा वैसा ही बीतेगा। इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जी। तो बैलेंस रखने के लिए बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही कि सुबह का कम से कम 4 से 8 बजे तक का जो समय है अच्छे आध्यात्मिक अध्ययन चिंतन में लगाएं ताकि मन बहुत शांत हो जाए। सुंदर विचारों के साथ कर्म क्षेत्र में जाएंगे, वहां भी कुछ ना कुछ अच्छे आध्यात्मिक अभ्यास करते रहें, एक बैलेंस बना रहेगा। लेकिन कई बार भ्राता जी ये होता है कि कोई बहुत ज़्यादा जैसे उसके अंदर गहरे भाव आने लगते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए, परमात्मा से जुड़े हुए, तो ऐसे में उसका मन फिर कार्य में भी नहीं लगता। शायद जैसा दास जी ने कहा है कि जब मैं आध्यात्मिक चिंतन में लगता हूँ तो जी करता है कि बस वही करता रहूँ। ऐसे में एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है कि मैं किधर जाऊं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जब मेडिटेशन की डेप्थ में कोई मनुष्य चला जाता है तो कभी कभी चित्त इतना आनंदित हो जाता है और इतनी डीप साइलेंस हो जाती है अंदर में कि बिल्कुल ये सत्य है कि मनुष्य का कुछ करने को मन नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि हमारा जीवन पारिवारिक जीवन है, हम प्रवृत्ति मार्ग के हैं, हमारा संन्यास नहीं है कि हम 2-4 दिन समाधि में बैठ जाएं, हम कर्म योगी हैं। इसलिए भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने कर्म में अपनी जिम्मेदारियों को अभी संपूर्ण वहन करना है, ताकि हमसे कहीं गलत मैसेज भी न चला जाए कि भाई ये लोग ज्ञान और योग की इतनी गहराई में चले जाते हैं तो इन्हें संसार का, परिवार का, अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन उन्हें लगे ये राजयोगी हैं तो ये बहुत जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, ये राजयोगी हैं तो ये परिवार की बहुत केयर भी करते हैं, ये राजयोगी हैं तो इनके बच्चों पर भी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो एक सुंदर बैलेंस लाने का विचार मन में रखना चाहिए। भले ही ऐसी डीप फीलिंग होंगी और जिसमें मन नहीं करेगा, मुझे भी इसके अनुभव हैं, लेकिन जब कार्य सामने है तो तुरंत अपनी मेंटेलिटी को चेंज हम कर लेते हैं। जी। बहुत सुंदर भ्राता जी, आपने जो जवाब दिए हैं निश्चित रूप से इससे क्लैरिटी आई होगी दास के मन में भी, और अन्य जो हमारे दर्शक जिन्होंने प्रश्न पूछे थे वो भी अवश्य इन्हें अमल में लाएंगे और अपने जीवन को खुशहाली की ओर ले चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न जो आपने देखे आज मेल के रूप में हमारे पास आए थे, बहुत सुंदर प्रश्न हैं, जो प्रश्न केवल उनके ही नहीं, हमें लगता है कि ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के हैं और इन उत्तरों के माध्यम से, इन समाधानों के माध्यम से आप भी अपने जीवन में इन समस्याओं का, इन प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं और साथ ही आप अपने भी प्रश्न, अपने भी जो समस्याएं हैं उन्हें लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। आज की जो चर्चा हुई
उसमें विशेष रूप से जो अंतिम चर्चा थी कि हमें किस प्रकार से बैलेंस रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमारा एक परिवार है, हमारे चारों तरफ लोग हैं और उन सब के लिए हमारी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन आध्यात्म हमारे मन को, हमारी बुद्धि को शांत करता है, दिव्य करता है, उन्हें सद्गुणों से सजाता है, और जब मन शांत हो, आनंदित हो, तब हम अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से निभा पाते हैं। तो समाधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।